गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश में एक मज़ेदार चैप्टर। ये एक शू मेकर की स्टोरी है। शू मेकर का नाम मिस्टर जेस्लर है। इस कहानी को लिखा है जॉन गैल्सवर्दी ने और इस कहानी इस चैप्टर का शीर्षक है क्वालिटी। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले हम ऊपर दिया हुआ ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? वो पूछ रहे हैं कि क्या किसी जूते बनाने वाले को हम एक आर्टिस्ट या कलाकार का दर्जा दे सकते हैं? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. तो हाँ, हम ज़रूर उसको किसी कलाकार का दर्जा दे सकते हैं अगर उसमें हुनर हो, कौशल हो और अपने काम के प्रति गर्व हो और सम्मान हो, तो उसे ज़रूर एक कलाकार का दर्जा दिया जा सकता है। Mr. Jessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Mr. Jessler, जो कि एक शू मेकर हैं और जर्मनी के हैं और अब लंदन में सेटल हो चुके हैं, लंदन में रहते हैं, उन्हें एक परफेक्ट आर्टिस्ट या उत्तम कलाकार कहा जा सकता है। Read this story to see how he devotes his life to his art. ये कहानी पढ़िए और देखिए कि वो किस प्रकार अपना जीवन कला को समर्पित करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं ये कहानी क्वालिटी। मैं आपको पहला पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by-street in a fashionable part of London. तो जो लेखक है वो बता रहे हैं कि मिस्टर जेस्लर को मैं अपनी युवावस्था के दिनों से जानता था, क्योंकि वो मेरे पिता के जूते बनाया करते थे। वो अपने बड़े भाई के साथ दुकान में ही रहते थे। उनकी जो दुकान थी वो लंदन के एक बहुत ही पॉश से इलाके में थी, मुख्य सड़क से दूर हटके, यानी एक बाई स्ट्रीट पे। The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Jessler Brothers, and in the window a few pairs of boots. लेखक बता रहे हैं कि मिस्टर जेस्लर की जो दुकान थी वो काफ़ी शांत थी, मतलब वहाँ पे शोर शराबा नहीं था और उस पर कोई बहुत ज़्यादा साइन बोर्ड्स वगैरह भी नहीं लगे हुए थे। केवल जेस्लर ब्रदर्स के नाम की एक तख्ती थी, एक साइन बोर्ड था। खिड़की में कुछ जोड़े बूट्स या जूतों के रखे रहते थे। He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. मिस्टर जेस्लर केवल ऑर्डर मिलने पे ही जूते बनाते थे और जो जूते वो बनाते थे वो हमेशा फिट आते थे लोगों के, उनके ग्राहकों को। To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. जिस प्रकार के जूते मिस्टर जेस्लर बनाते थे, लेखक के लिए वो हमेशा से ही बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही मिस्टीरियस यानी रहस्यमय हुआ करते थे। वो उनको अपनी युवावस्था में भी लगता था और अभी भी उनका वही ख्याल है मिस्टर जेस्लर के जूतों के बारे में। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him
my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art. तो लेखक कह रहा है कि एक बार मुझे याद है जब मैंने अपना पैर उनके आगे बढ़ाया हुआ था और मैं उनके काम की तारीफ कर रहा था। मैंने कहा कि क्या ये वाकई बहुत कठिन नहीं होता इस प्रकार के जूते बनाना। तो मिस्टर जेस्लर ने मुस्कुराते हुए अपनी लाल दाढ़ी के बीच में से जवाब दिया, इट इज़ एन आर्ट, यानी इट इज़ एन आर्ट। स्टूडेंट्स, आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो भी हमारी मातृभाषा होती है उसका प्रभाव दूसरी भाषाओं को बोलने के तरीके पे पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई तमिल भाषी या तेलुगु भाषी जब हिंदी या इंग्लिश बोलता है तो शब्दों का उच्चारण, उसका बोलने का लहजा अलग होता है। उसी तरह कोई गुजराती या पंजाबी भाषी जब कोई और भाषा बोलेगा तो उसकी मातृभाषा का प्रभाव उन भाषाओं पे पड़ेगा। वैसे ही मिस्टर जेस्लर जो हैं वो जर्मन भाषी हैं, तो वो जब अंग्रेज़ी बोलते हैं तो उनका जो एक्सेंट होता है वो जर्मन भाषा से प्रभावित होता है। इसीलिए जब वो बोल रहे हैं इट्स एन आर्ट तो वो अलग तरीके से उसका उच्चारण कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. तो लेखक कह रहा है कि मिस्टर जेस्लर की दुकान पे जाना अक्सर नहीं होता था क्योंकि उनके बनाए जूते बहुत लंबे समय तक चलते थे। लास्टेड टेरिबली का मतलब होता है लास्टेड वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक चलते थे। अच्छा, यहाँ पे इस पेज पे चित्र भी बना हुआ है उनकी दुकान का। जेस्लर ब्रदर्स का साइन बोर्ड आप देख सकते हैं। विंडोज़ में कुछ जोड़ी बूट्स की रखी हुई हैं और ये शायद लेखक है, उनका चित्र है। चलिए अब अगले पैराग्राफ पे आते हैं। One went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair waited. A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking, as if awakened from some dream of boots. तो लेखक कह रहे हैं कि जैसे बाकी दुकानों में जाना होता है वैसे मिस्टर जेस्लर की शॉप पे जाना नहीं होता था। उनकी शॉप पे जाना वैसा था जैसे कोई चर्च या किसी पूजनीय स्थल पर जाता है और वहाँ पे एक सिंगल वुडन चेयर होती थी, लकड़ी की कुर्सी, जिस पे बैठ के ग्राहक जो है वो इंतज़ार करता था। कहने का मतलब ये है कि बाकी दुकानों में जैसे आप गए और तुरंत सामान खरीदा और निकल आए, वो चीज़ मिस्टर जेस्लर की शॉप पे नहीं होती थी। वहाँ तो आपको
धैर्य से प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और तब आपका काम होता था। उनके गले से निकलती तेज आवाज़ और लकड़ी की सीढ़ियों पे टिप टैप होती उनकी चप्पलों की आवाज़ के साथ मिस्टर जेस्लर ग्राहक के सामने आते थे। उन्होंने कोट के बजाय चमड़े का एप्रन पहना हुआ होता था और उनकी जो स्लीव्स होती थी वो पीछे की तरफ फोल्ड हुई हुई होती थी। अगर आप अगले पेज पे बने चित्र को देखेंगे तो आप मिस्टर जेस्लर का जो अपीयरेंस बताया जा रहा है वो आप देख पाएंगे। देखिए, उन्होंने ये एप्रन पहना हुआ है चमड़े का और उनके जो ये स्लीव्स हैं वो शर्ट की जो स्लीव्स हैं वो ऊपर चढ़ी हुई है, पीछे की तरफ फोल्डेड है। उनकी दाढ़ी है वो थोड़े से हल्के से झुके हुए हैं, है ना। और वो पलक झपकाते हुए मानो वो किसी सपने से जागे हैं और आपके सामने वो आके खड़े होंगे। And I would say, how do you do, Mr. Jessler? Could you make me a pair of Russian leather boots? फिर लेखक उनसे पूछता उनका हालचाल कि वो कैसे हैं और क्या वो उसके लिए रशियन चमड़े के बूट्स बना सकते हैं। Without a word, he would leave me retiring whence he came, or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade. तो लेखक के प्रश्न पूछने पर मिस्टर जेस्लर बिना एक भी शब्द बोले जहाँ से आए हैं वहीं चले जाते हैं, या यूँ कहें कि दुकान के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। और लेखक जो है वो वहीं उस लकड़ी की कुर्सी पर बैठा रहता है, इंतज़ार करता है वहाँ की जो उनका काम है उसकी खुशबू, जो भी स्मेल आ रही है उसको अपने अंदर लेता हुआ। अब स्टूडेंट्स, चमड़े की स्मेल आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे लेखक ने चमड़े की स्मेल को इंसेंस की स्मेल से कंपेयर किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी उसने कहा था कि आम दुकानों की तरह आप मिस्टर जेस्लर की दुकान पे नहीं जाते हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल शांति के साथ आप जाते हैं जैसे किसी चर्च में जा रहे हो। तो चर्च में क्योंकि इंसेंस किसी भी हम ईश्वर की जगह पे जब जाते हैं, पूजा स्थल पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे इंसेंस जलता है, अगरबत्ती या धूप। तो चमड़े की स्मेल को भी उसने इंसेंस से कंपेयर किया है। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece." When I too had admired it, he would speak again. "When do you want them?" And I would answer, "Oh, as soon as you conveniently can." And he would say, "Tomorrow, fortnight," or if he were his elder brother, "I'll ask my brother." तो लेखक को वहीं छोड़ के मिस्टर जेस्लर अंदर चले गए थे, और जब वो लौटते हैं तो उनके हाथ में एक सुनहरे भूरे रंग का चमड़ा होता है, और वो खुद ही उसकी तारीफ करते हैं कि कितना प्यारा ये पीस है। लेखक भी उसकी प्रशंसा करता है। तो वो पूछते हैं कि
ये बूट्स तुम्हें कब तक तैयार चाहिए? लेखक उनको कहता है कि आप जल्द से जल्द इनको जब भी बना पाएँ तो दे दीजिएगा। तो वो फोर्टनाइट का समय बोलते हैं। फोर्टनाइट यानी 2 हफ्तों का समय। और अगर उनकी जगह उनके बड़े भाई हुए तो वो बोलते हैं मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा। और इसके बाद then I would murmur, thank you, good morning, Mr. Jessler. Good morning, he would reply, still looking at the leather in his hand. और इसके बाद लेखक जो है वो जाने को तैयार हो जाते हैं उनको विश करके। तो मिस्टर जेस्लर भी उनको विश करते हैं, लेकिन उनकी नज़र जो होती है वो अभी भी अपने हाथ में पकड़े उस चमड़े के पीस पे ही होती है। And as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slippers going to the stairs to his dream of boots. लेखक बोलता है कि मैं जैसे जैसे दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ तो मुझे फिर से मिस्टर जेस्लर्स के चप्पलों की आवाज़ आती है सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, वापस अपने सपने में लौटते हुए। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जहाँ पे भी मिस्टर जेस्लर बात कर रहे हैं आप हर बार नोट कर रहे हैं कि उनकी जो इंग्लिश है वो जर्मन एक्सेंट में है। जैसे कि वांट देम को वो वांट देम बोल रहे हैं, है ना। फोर्टनाइट का भी अलग से प्रोनाउंसिएशन है, ब्रदर की जगह ब्रूडर बोल रहे हैं वो। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो जर्मन है तो वो लहजा उनकी भाषा में झलक रहा है। और इस चित्र में देखिए कैसे वो लेखक बैठा हुआ है और ये जो पैर का नाप लेने का ये बोर्ड होता है ना, इस पे उसने पैर रखा हुआ है और मिस्टर जेस्लर को आप देख सकते हैं। चलिए अब अगले पेज पे आते हैं। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Jessler, that last pair of boots creaked, you know. लेखक कहते हैं कि मैं उस दिन को भूल नहीं सकता जब मैंने मिस्टर जेस्लर से कहा था कि वो जो पिछली बार मैं जूते ले गया था वो थोड़े से आवाज़ कर रहे थे, चरमरा रहे थे। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, "It shouldn't have creaked." It did, I'm afraid. तो कुछ क्षणों के लिए मिस्टर जेस्लर बिना कोई जवाब दिए हुए लेखक की तरफ देखते हैं, जैसे कि वो ये उम्मीद कर रहे हों कि वो लेखक जो है वो शायद अपनी कही गई बात को वापस ले ले या फिर थोड़ा सा फेर बदल करे। लेकिन फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि उनको चरमराना तो नहीं चाहिए था। लेखक बोलता है लेकिन मुझे डर है ऐसा ही हुआ। You got them wet before they found themselves. वो कह रहे कि शायद तुमने जूतों को गीला कर दिया होगा। I don't think so. लेखक ने कहा कि मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ। At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this great thing. Send them back, he said. I will look at them. Some boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. तो लेखक की बात सुन के उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली। ऐसा लग रहा था मानो वो
उन जूतों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख के लेखक को बहुत ही दुख हुआ कि मैंने बेकार में ये बात उनको कही, क्योंकि उसे मालूम था कि वो कितनी शिद्दत से, कितने समर्पित भाव से जूते बनाते थे। पर मिस्टर जेसलर ने कहा कि आप उन जूतों को वापस कर दो, मैं उनको देखूंगा एक बार। और फिर वो बोलते हैं कि कुछ जूते तो जन्म से ही खराब होते हैं, यानी शुरुआत से ही वो खराब ही होते हैं, और अगर मैं उनको ठीक नहीं कर सका तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." लेखक बोल रहा है कि केवल एक बार ऐसा हुआ कि वो मिस्टर जेसलर की दुकान पे कहीं और से खरीदे गए जूते, यानी किसी बड़ी कंपनी के जूते पहन के चला गया। मिस्टर जेसलर जो थे उन्होंने उसका ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन हमेशा की तरह उसको कोई चमड़ा नहीं दिखाया, और उनकी नज़रें मानो वो जो उन्होंने जूते पहने हुए थे लेखक ने उसमें एकदम गड़ी जा रही थी, और उन्होंने नज़रें गड़ाते हुए कहा कि ये तो मेरे यहाँ के बूट्स नहीं हैं। The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. तो मिस्टर जेसलर ने जब ये बात कही तो उनकी आवाज़ में ना तो एंगर यानी गुस्सा था, ना सॉरो यानी दुख था, और ना ही कंटेम्प्ट यानी कोई तिरस्कार का भाव था, लेकिन फिर भी वो ऐसी थी जिसे सुनकर मानो खून जम जाए। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उन्होंने अपना हाथ नीचे करा और अपनी उंगली से जो बाएं पैर का जूता था उसको उस जगह दबाया जहाँ पे वो उनको लग रहा था कि वहाँ पे सही फिटिंग नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है। It urges you there? मिस्टर जेसलर ने लेखक से पूछा कि क्या वो तुम्हें वहाँ पे हर्ट कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ साइड में जो मिस्टर जेसलर बोल रहे हैं जर्मन एक्सेंट में, उसके इंग्लिश दे रखी है, करेक्ट इंग्लिश दे रखी है, तो आप उसको वहाँ से पढ़ लें। तो मैं वापस से ये लाइन पढ़ती हूँ। It urges you there, he said, those big worms have no self-respect. And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. तो मिस्टर जेसलर ने जब उससे पूछा कि ये तुम्हें वहाँ पे हर्ट कर रहे हैं, चोट पहुँचा रहे हैं, तुम्हारी फिटिंग उधर करेक्ट नहीं है, ये जो बड़ी फर्म्स, बड़ी कंपनीज होती हैं, इनमें कोई आत्मसम्मान नहीं होता। और फिर जैसा कि उनको अंदर कुछ हुआ, वो बहुत लंबे समय तक और बहुत ही जो भी उनके अंदर की वो कड़वाहट थी उन बड़ी फर्म्स को लेके, वो उन्होंने अपनी भड़ास बाहर निकाली लेखक के सामने। और लेखक कह रहा है कि सिर्फ यही एक समय था जब मैंने उनके मुंह से इतनी लंबी बात सुनी थी
अपने हालात और जो भी मजबूरियां कठिनाइयां वो फेस कर रहे थे अपने व्यापार में, उसके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It goes to this. Presently, I have no work. Every year it gets less. You will see. तो उन्होंने जो बोला वो यहाँ इंग्लिश में है, काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं इसको पढ़ लेती हूँ एक बार। They get it all. They get it by advertisements, not by work. They take it away from us who love our boots. It comes to this. Presently, I have no work. Every year it gets less. तो वो अपने हालात बता रहे थे। वो कह रहे थे ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं इनमें कोई आत्मसम्मान नहीं होता, वो केवल ग्राहकों को लुभाते हैं अपनी बातों से, एडवर्टाइजमेंट से, लेकिन काम से नहीं। और इस वजह से क्या होता है, हमारे जो ग्राहक होते हैं, जो हमारा काम पसंद करते हैं, वो हमसे छिन जाते हैं। कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में मेरे पास कोई काम नहीं है और हर साल ये कम ही होता जा रहा है। And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. लेखक बोल रहा है कि मैंने कभी भी मिस्टर जेस्लर को इस तरीके से बात करते नहीं सुना था। मैंने पहली बार उनके चेहरे को देखा जिसमें लाइंस आ गई थी, है ना, झुर्रियाँ आ गई थी। मैंने ये बात पहले कभी नोटिस ही नहीं करी थी। और कितना स्ट्रगल, कितना संघर्ष, कड़ा संघर्ष उनको करना पड़ रहा है। और कि मुझे अचानक से लगा कि उनकी जो लाल दाढ़ी है उसमें सफ़ेद बाल ज़्यादा दिख रहे हैं। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. तो लेखक बता रहा है कि उसे किन हालातों में दूसरी जगह से वो जूते खरीदने पड़े। इसके बारे में उसने मिस्टर जेस्लर को जितने बेहतर तरीके से बता सकता था बताया, लेकिन उनका चेहरा और उनकी आवाज़ दोनों ने लेखक को इस कदर प्रभावित किया कि अगले कुछ क्षणों में उसने कई जोड़ी जूतों का ऑर्डर दे दिया। और जैसा कि हमेशा होता था, उनकी जूतों की क्वालिटी इतनी बढ़िया होती थी कि वो बहुत लंबे चलते थे और इस वजह से वो लगभग 2 सालों तक उस दुकान पे वापस नहीं जा पाया। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. तो अगली बार लेखक जब गया तो उसे ऐसा लगा जैसे मिस्टर जेस्लर के बड़े भाई इस बार वो चमड़े को हाथ में लिए हैं। Well, Mr. Jessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. लेखक को लग रहा था कि वो उसके बड़े भाई हैं, जबकि वो मिस्टर जेस्लर ही थे। उन्होंने बताया कि वो ठीक हैं, लेकिन उनके बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है। And I saw that it was indeed himself, but how aged and worn.
and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." तो लेखक ने देखा कि ये वाकई मिस्टर जेस्लर थे, जो कि अब काफ़ी बूढ़े लग रहे थे और बुझे बुझे से भी लग रहे थे। और इससे पहले उन्होंने अपने भाई का कभी इस तरह मेंशन नहीं किया था। तो लेखक को बहुत शौक लगा, बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपना दुख प्रकट किया उनके बड़े भाई की मृत्यु पर। "Yes," he answered, "he was a good man. He made a good bood, but he's dead." And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. "Do you want any boots?" And he held up the leather in his hand. "It's a beautiful piece." मिस्टर जेस्लर ने कहा कि हाँ, मेरा भाई अच्छा आदमी था और अच्छे जूते वही बनाता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। और ये बोलते वक्त उन्होंने अपने सर के ऊपरी हिस्से को छुआ। लेखक ने देखा कि मिस्टर जेस्लर के भी बाल उस जगह पे काफ़ी कम थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके बड़े भाई के। उन्हें ऐसा लगा कि मिस्टर जेस्लर इशारा कर रहे हैं कि इस वजह से, यानी उनकी बूढ़ी आयु की वजह से उनके बड़े भाई की मृत्यु हुई। उसके बाद मिस्टर जेस्लर ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस लेदर पीस को दिखाते हुए कहा कि ये एक अच्छा पीस है, क्या तुम बूट्स बनवाना चाहते हो? अब अगले पेज पे आते हैं। I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. तो लेखक ने फिर से कई जोड़ी जूतों का ऑर्डर दिया, जिनको बनने में समय लगा, लेकिन जब वो बनकर आए तो वो पहले से भी कहीं अच्छे जूते मिस्टर जेस्लर ने बनाए थे, और जो खराब भी होने वाले नहीं थे। जूते मिलने के बाद ऑथर जो था वो अब्रॉड यानी विदेश चला गया। It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. लेखक लगभग 1 साल के बाद लंदन वापस लौटा, और जो पहली दुकान पे वो गया वो उनके दोस्त यानी मिस्टर जेस्लर की दुकान थी। लेखक बताते हैं कि मैं तो 60 साल के आदमी को छोड़ के गया था, लेकिन जब लौटा तो वो 75 के लग रहे थे, यानी और बूढ़े लग रहे थे अपनी उम्र से, बिल्कुल कमज़ोर। और सच बात तो ये है कि शुरुआत में उन्होंने लेखक को पहचाना भी नहीं था। "Do you want any boots?" he said. "I can make them quickly. It is a slack time." I answered, "Please, please, I want boots all around, every kind." तो बाद में जब मिस्टर जेस्लर ने उसको पहचान लिया तो पूछा कि क्या तुम और बूट्स चाहते हो, कि मैं उनको जल्द से जल्द बना दूंगा, और ये थोड़ा स्लैक टाइम चल रहा है, यानी धंधा इस समय मंदा चल रहा है, काम मेरा अच्छा नहीं चल रहा है। तो लेखक ने जवाब दिया कि हाँ हाँ ज़रूर, मुझे तो हर प्रकार के बूट्स चाहिए। I had given those boots up when one evening they came. One by one I tried them on, in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made.
I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. काफ़ी समय हो गया था, बूट्स बन के नहीं आए थे, तो लेखक को लगा कि अब वो नहीं आएंगे। लेकिन एक शाम वो सारा जो ऑर्डर था वो तैयार होके आ गया। लेखक ने एक एक करके सारे बूट्स ट्राई करे, शेप में, फिट में, चाहे वो फिटिंग हो, चाहे उसका आकार हो, चाहे वो चमड़े की क्वालिटी हो, वो हर तरीके से सबसे उत्तम थे, सबसे बेस्ट थे अभी तक जो भी मिस्टर जेस्लर ने बनाए थे। लेखक इतना खुश हुआ कि वो फटाफट उन्होंने चेक लिखा और खुद उसको पोस्ट कर दिया। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. एक हफ्ते बाद वो उसी सड़क से गुजर रहा था, तो उसने सोचा चलो उनकी दुकान में जाके मैं मिस्टर जेस्लर को बताता हूँ कि इस बार उन्होंने क्या शानदार जूते बनाए हैं। लेकिन जब वो उसके शॉप के नज़दीक पहुंचा, मिस्टर जेस्लर की शॉप के नज़दीक पहुंचा, तो देखा कि उनका नाम वहाँ पे नहीं है। I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. Mr. Jessler in, I said. तो लेखक ने जब मिस्टर जेस्लर का नाम उस दुकान पे नहीं देखा तो वो बहुत ही अनमना, बहुत डिस्टर्ब हो गया। वो शॉप के अंदर गया तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक युवक बैठा हुआ है जिसका काफ़ी अंग्रेज नुमा चेहरा है। तो ऑथर ने मिस्टर जेस्लर के लिए पूछा। नो सर, ही सेड, नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर। वी हैव टेकन द शॉप ओवर। उस युवक ने कहा कि मिस्टर जेस्लर तो यहाँ नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, ये दुकान अब हमने ले ली है। Yes, yes, I said, but Mr. Jessler, oh, he answered, dead. Dead? But I only received these boots from him last Wednesday week. उस युवक ने बताया कि मिस्टर जेस्लर अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ऑथर को धक्का लगा। उसने कहा कि लेकिन पिछले हफ्ते ही तो मैंने उनसे वो बूट्स लिए थे, मुझे वो ऑर्डर मिला था। अगले पेज पे यहाँ पे पहले आप ये चित्र देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऑथर को आप दुकान के बाहर देख सकते हैं और वहाँ पे ऊपर मिस्टर जेस्लर के बजाय कुछ और नाम दिख रहा है और एक कोई युवक दिख रहा है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आह, he said, poor old man starved himself. Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody. And there he'd sit, going on and on. I will say that for him. Not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised. Would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his ideas? तो उस युवक ने बताया कि हाँ, उन्होंने अपने आप को
भूखों मार लिया, भुखमरी की नौबत आ गई। डॉक्टर्स कहते हैं कि वो बहुत धीमे धीमे भूख से मरे हैं। उस युवक ने बताया कि मिस्टर जेसलर ऐसे ही काम कर रहे थे, वो किसी को भी जूतों को हाथ नहीं लगाने देते थे, और जब कभी भी उन्हें कोई जूते बनाने का ऑर्डर मिलता था तो वो काफ़ी समय लेते थे उसको पूरा करने में। अब लोगों में इतना पेशेंस, इतना धैर्य नहीं था, वो इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे, और इस तरह एक एक करके उनके ग्राहक जो थे वो भी कम होते चले गए। कि मैं उनके बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि उनसे बेहतर जूते बनाने वाला इस पूरे लंदन में कोई और नहीं है, और जो वो चमड़ा यूज़ करते थे वो भी सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता था। लेकिन इसके बावजूद भी वो कंपटीशन को नहीं समझ पाए, और उन्होंने कभी भी अपने काम का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करा, इसलिए उनका ऐसा हाल हुआ। बट स्टारवेशन, that may be a bit flowery, as the saying is, but I know myself. He was sitting over his boots day and night to the very last, you see. I used to watch him. Never gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said, he made good boots. उस युवक ने कहा कि आपको लग रहा होगा कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद उनको रात दिन जूतों पे काम करते हुए देखा था। उन्होंने कभी भी अपने आप को खाने पीने का समय नहीं दिया। जो थोड़ा बहुत पैसा आता था वो किराए में और चमड़ा खरीदने में चला जाता था। कि वो इतने समय तक भी कैसे जिए पता नहीं, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छे जूते बनाते थे। यस, आई सेड, ही मेड गुड बूट्स। लेखक ने भी उसकी इस बात से सहमति जताई कि हाँ, वो वाकई बहुत अच्छे जूते बनाते थे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर क्वालिटी। अब इस चैप्टर का नाम क्वालिटी क्यों रखा? क्वालिटी होता है गुणवत्ता। मिस्टर जेसलर जो एक बूट मेकर थे, उन्होंने अपने काम को, अपने हुनर को पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने उसे केवल एक रोजी रोटी का साधन या व्यापार नहीं बनाया। उन्होंने ध्यान दिया तो अपने काम और उसमें यूज़ होने वाले सामान की गुणवत्ता पर, यानी क्वालिटी ऑफ वर्क पर, जिसकी वजह से उनका जो ये काम था, जो ये हुनर था, वो एक कला जैसा बन गया। जैसे एक कलाकार की कला होती है, वैसे ही मिस्टर जेसलर की बूट मेकिंग थी। पूरे लंदन शहर में उनके जैसा जूता और कोई नहीं बनाता था। बावजूद इसके उनको मालूम था कि व्यापार में पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होती है। इसी वजह से बड़ी कंपनियों में जो भी उनके ग्राहक थे वो आकर्षित होकर चले जा रहे थे। लेकिन फिर भी, इन सब के बावजूद भी, उन्होंने केवल अपने काम पे ध्यान दिया। इस वजह से ये जो चैप्टर है, इसका टाइटल क्वालिटी या गुणवत्ता ही होना चाहिए था, क्योंकि मिस्टर जेसलर उसी के ही प्रतीक हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। What was the author's opinion about Mr. Jessler as a boot maker? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑथर की मिस्टर जेसलर द बूट मेकर के बारे में
क्या राय है? इसका आंसर है The author had a high opinion about Mr. Gessler as a bootmaker. Full stop. The boots made by him used to fit perfectly and they lasted very long. Full stop. The author admired Mr. Gessler's art of bootmaking. Full stop. तो ऑथर की मिस्टर जेस्लर द बूट मेकर के बारे में बहुत ही ऊंची या अच्छी राय है। वो जो जूते बनाते थे वो बिल्कुल परफेक्ट फिट होते थे और काफ़ी लंबे समय तक चलते थे। और ऑथर को मिस्टर जेस्लर का काम है वो किसी कला की तरह लगता था और वो उसकी प्रशंसा करता था। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली? ऑथर उस दुकान पे इतना कम क्यों जाया करता था? इसका आंसर है द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली बिकॉज द क्वालिटी ऑफ बूट्स मेड बाय मिस्टर जेस्लर was extremely good and hence they lasted for a very long time. Full stop. वो इसलिए कम जाता था क्योंकि मिस्टर जेस्लर्स के जो बूट होते थे उनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलते थे, तो जल्दी दुकान पे जाना नहीं होता था। अगला क्वेश्चन है, What was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots? मिस्टर जेस्लर पर ऑथर ने जो उनके एक जोड़ी जूते के बारे में रिमार्क किया था उसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है, Once the author mentioned to Mr. Gessler that the last pair of boots he bought creaked. Full stop. Surprised by this, Mr. Gessler looked at the author for some time, expecting him to withdraw or qualify the statement. Full stop. Then he quietly asked the author to bring those boots back so that he could check and repair them. Full stop. Mr. Gessler also said that if he couldn't repair them, he would get those boots off the author's bill. एक बार ऐसा हुआ कि ऑथर ने मिस्टर जेस्लर से कहा कि पिछली बार जो वो बूट्स लेके गया था वो चरमरा रहे हैं, क्रीक हो रहे हैं। मिस्टर जेस्लर को ये सुन के बहुत आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण के लिए रुके, मानो वो ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद ऑथर अपनी कही हुई बात वापस ले ले या उसको कुछ ठीक से बोले, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने चुपचाप ऑथर को बोला कि आप वो जूते वापस ले आओ, मैं उनको चेक करूँगा, रिपेयर करूँगा, लेकिन अगर मैं रिपेयर नहीं कर पाया तो मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा। फोर्थ क्वेश्चन है, What was Mr. Gessler's complaint against big firms? मिस्टर जेस्लर की बड़ी जो कंपनियां थी उनको लेकर क्या शिकायत थी? इसका आंसर है, Mr. Gessler's complaint against those big firms was that they don't make good quality boots. Full stop. According to him, they lure customers through advertisements and not through their work. As a result, Mr. Gessler's clients, who earlier loved the boots made by him, were now getting attracted to these bigger firms. Full stop. Due to this, Mr. Gessler was getting less and less work each year. Full stop. Question 5. Why did the author order so many pairs of boots? Did he really need them? इस
प्रश्न के दो भाग हैं। पहले में पूछ रहे हैं कि जो ऑथर है, जो लेखक है, उसने इतनी सारे जोड़ी जूतों के क्यों ऑर्डर किया, और दूसरा भाग है कि क्या वाकई उन्हें उतने जूतों की ज़रूरत थी। चलिए हम आंसर देते हैं। Mr. Jessler made very good quality boots that used to last for a very long time. Full stop. The author always admired his work, but for the first time he realized Mr. Jessler's bitter struggle for work. Full stop. He was losing his clients to big firms which only invested in advertisements and not in work. Full stop. The author felt sad and wanted to help Mr. Jessler, so he ordered so many pairs of boots. Full stop. No, he really didn't need them. Full stop. तो पहले भाग का जवाब हमने ये दिया कि मिस्टर जेस्लर जो जूते बनाते थे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी और वो काफ़ी लंबे समय तक चलते भी थे। ऑथर हमेशा उनके काम की प्रशंसा करता था, लेकिन पहली बार उसे इस बात का एहसास हुआ कि मिस्टर जेस्लर जो है वो कितने बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, कितना उनको संघर्ष करना पड़ रहा है काम पाने के लिए, क्योंकि उनके जितने भी ग्राहक थे वो बड़े फर्म्स, बड़ी कंपनी से जूते लेने लगे थे, जो कि केवल और केवल पब्लिसिटी या एडवर्टीजमेंट करते थे, लेकिन काम अच्छा नहीं करते थे। ऑथर को दुख हुआ और इसी वजह से वो मिस्टर जेस्लर की मदद करना चाहता था और इसीलिए उसने कई जोड़ी जूतों का ऑर्डर दिया। और जो दूसरा भाग था प्रश्न का कि क्या वाकई ऑथर को इतने जूतों की ज़रूरत थी, उसका जवाब हमने दिया कि नहीं, उन्हें वाकई ज़रूरत नहीं थी इतने जूतों की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं वर्किंग विद लैंग्वेज पे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स, यूज देम अप्रोप्रिएटली टू कंप्लीट द सेंटेंसेस दैट फॉलो। यहाँ नीचे कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, हमें इनको पढ़ना है और इनके अर्थ को समझना है, और फिर उसके बाद कुछ वाक्य दिए हुए हैं, तो इन फ्रेजेस को सही जगह पे इन वाक्यों में इस्तेमाल करना है। चलिए तो पहले हम फ्रेजेस पढ़ लेते हैं। पहला फ्रेज है लुक आफ्टर। इसका मीनिंग होता है टेक केयर ऑफ, यानी देखभाल करना। नेक्स्ट है लुक डाउन ऑन, जिसका मीनिंग होता है डिसअप्रूव और रिगार्ड एज इंफीरियर, यानी किसी दूसरे को अपने से कमतर समझना। नेक्स्ट है लुक इन, ब्रैकेट में ऑन समवन, जिसका मीनिंग होता है मेक अ शॉर्ट विजिट, यानी किसी के यहाँ जाना, एक छोटी विजिट पे। अगला है लुक इनटू, जिसका मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेट, तफ्तीश करना, छानबीन करना। नेक्स्ट फ्रेज है लुक आउट, बी केयरफुल। इसका मीनिंग हुआ कि सचेत होना, सावधान होना। नेक्स्ट है लुक अप, जिसका मीनिंग हुआ इम्प्रूव, यानी सुधार करना। नेक्स्ट है लुक अप टू, जिसका मीनिंग होता है एडमायर करना, किसी को सराहना। चलिए अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। पहला वाला है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज डैश एट लास्ट। तो यहाँ पे आएगा लुकिंग अप।
तो पूरे वाक्य का मैं आपको अर्थ समझा देती हूँ। बहुत गर्मी पड़ने के बाद अब आखिर में मौसम में सुधार हो रहा है। नेक्स्ट है, वी हैव नो राइट टू डैश पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स। यहाँ पे आएगा लुक डाउन ऑन। इसका अर्थ हुआ कि छोटे मोटे जॉब्स करने वाले लोगों को हमें कमतर नहीं आंकना चाहिए। थर्ड है, नितिन हैज़ ऑलवेज डैश हिज अंकल हु इज अ सेल्फ मेड मैन। यहाँ पे आएगा लुक्ड अप टू। यानी नितिन अपने अंकल की प्रशंसा करता है जो कि एक सेल्फ मेड मैन यानी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मेहनत अपने बलबूते पे आगे आए हैं, कोई मुकाम हासिल किया है, किसी और के सहारे नहीं। नेक्स्ट है, द पुलिस आर डैश द मैटर थरली। यहाँ पे आएगा लुकिंग इनटू, यानी पुलिस इस मैटर की छानबीन या तफ्तीश कर रही है। नेक्स्ट है, इफ यू वॉन्ट टू गो आउट आई विल डैश द चिल्ड्रन फॉर यू। यहाँ पे आएगा लुक आफ्टर, यानी अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर लूँगा या कर लूँगी। नेक्स्ट है, आई प्रॉमिस टू डैश ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट। इसका आंसर है लुक इन, यानी मैं जब अगली बार लखनऊ जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं वादा करते हूँ कि तुम्हारे भाई के यहाँ ज़रूर जाऊंगा या जाऊंगी। नेक्स्ट है डैश व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड। लुक आउट व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड। इसका मतलब हुआ कि सड़क पार करते समय सचेत रहो, सावधान रहो। चलिए, तो ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स लाउडली एंड क्लियरली। पहला है COT, कॉट। कॉट यानी चारपाई, और है COAT, कोट, जो पहनते हैं। नेक्स्ट COST, कॉस्ट, यानी कीमत। उसके साथ है COAST, कोस्ट। कोस्ट यानी समुद्र का तट। अगला है TOSSED, टॉस्ट। टॉस्ट यानी उछालना। TOAST, टोस्ट। टोस्ट यानी सिका हुआ या ब्रेड का जो सिका हुआ स्लाइस होता है। GOT, गॉट, यानी पाना। GOAT, गोट, यानी बकरी। ROT, रॉट, यानी सड़ना। ROTE, रोट, यानी दोहराना या रटना। नेक्स्ट है ब्लॉट, BLOT, ब्लॉट। ब्लॉट यानी दाग, और उसके साथ में है BLOAT, ब्लोट, यानी फूलना।
नेक्स्ट है KNOT, नॉट। यहाँ पे K साइलेंट है यानी बोला नहीं जाता। नॉट का मतलब होता है गांठ। और नेक्स्ट है NOTE, नोट। नोट का मतलब किसी चीज़ को लिख लेना या कोई रुपए। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। Each of the following words contains the sound sh as in shine in the beginning or in the middle or at the end. First speak out all the words clearly, then arrange the words in 3 groups in the table on page number 80. तो यहाँ नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनमें श साउंड है, जैसे कि शाइन में होता है। कहीं पे ये जो साउंड है वो शुरू में आ रहा है, कहीं में बीच में और कहीं पे आखिर में। तो पहले हमें ये शब्द जो हैं इन्हें पढ़ना है ज़ोर से और साफ साफ, और फिर इन्हें एक टेबल में अरेंज करना है। और वो टेबल क्या है कि जहाँ पे श साउंड पहले आ रहा है यानी इनिशियल लेवल पे, या फिर बीच में आ रहा है, या फिर आखिर या फाइनल में आ रहा है। चलिए तो हम ये वर्ड्स पढ़ लेते हैं। SHEEP, sheep. ANXIOUS, anxious. PORTION, portion. SHOE, shoe. TRASH, trash. SHRIEK, shriek. ASHES, ashes. PUSHING, pushing. MARSH, marsh. SHORE, shore. SURE, sure. POLISH, polish. FASHION, fashion. FISH, fish. NATION, nation. MOUSTACHE, mustache. चलिए अब इन वर्ड्स को हम अरेंज कर लेते हैं अगले पेज पे जो टेबल दिया है। पहले हम करते हैं इनिशियल, यानी जहाँ पे स्टार्टिंग में या शुरुआत में श साउंड आ रही है। तो पहला वर्ड है शीप, SHEEP, शीप। नेक्स्ट है SHOE, शू। नेक्स्ट है SHRIEK, श्रीक। श्रीक का अर्थ होता है चीख। उसके बाद है SHORE, शोर। शोर का मतलब होता है किनारा। उसके बाद आएगा SURE, श्योर, यानी जरूर या पक्का। अब हम आते हैं जहां पे श साउंड बीच में आ रहा है। सबसे पहले आएगा ANXIOUS, एंक्शियस, जिसका अर्थ होता है चिंतित। फिर है पोर्शन, PORTION, पोर्शन यानी कुछ हिस्सा। नेक्स्ट है एशेस, ASHES, एशेस यानी राख। PUSHING, पुशिंग।
यानी धक्का देना। फिर है फैशन, FASHION। नेक्स्ट है नेशन, NATION, यानी राष्ट्र। अब आखिर में जहां श साउंड आ रहा है, पहला वर्ड रहेगा TRASH, ट्रैश यानी कचरा। MARSH, मार्श, जैसे कि दलदल। पॉलिश, POLISH। फिर है फिश, FISH। फिर है MOUSTACHE, मुस्टाश यानी मूछ। अब हम आगे चलते हैं। In each of the following words, CH represents the same consonant sound as in chair. The words on the left have this sound initially, those on the right have it finally. Speak each word clearly. अब यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें च साउंड आ रहा है, CH, जैसा कि चेयर में होता है। तो इन शब्दों को हमें पढ़ना है। कहीं पे च साउंड जो है वो शुरुआत में आ रहा है और कहीं पे आखिर में। चलिए हम देखते हैं कहाँ पे शुरू में आ रहा है और कहाँ आखिर में। CHOOSE, चूज यानी चुनना। CHILD, चाइल्ड यानी बच्चा। CHEESE, चीज। CHAIR, चेयर। CHARMING, चार्मिंग यानी आकर्षक। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो थे इसमें च साउंड शुरुआत में आ रहा है। अब हम उन वर्ड्स को देखते हैं जिसमें वो एंड में आ रहा है। BENCH, बेंच, जिस पे बैठते हैं। MARCH, मार्च। PEACH, पीच, एक फल का नाम है, हिंदी में आड़ू कहते हैं। WRETCH, रेच यानी अभागा, बदकिस्मत। रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च यानी शोध। तो ये सारे वर्ड्स हो गए जिसमें च साउंड आ रहा है। और मैं कुछ शब्द बता रही हूँ जिसका अर्थ मुझे लगता है आप लोगों को नहीं आता, पर कुछ इजी वर्ड्स हैं जो आपने ज़रूर सुने होंगे, जैसे चेयर, मार्च। ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं। चीज़ एक तरीके का पनीर होता है, प्रोसेस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Underline the letters representing this sound in each of the following words. अब नीचे फिर से कुछ वर्ड्स हैं, इनमें भी च साउंड आ रहा है। हमें उन लेटर्स या उन अल्फ़ाबेट्स को अंडरलाइन करना है जो ये साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, फीचर, FEATURE, फीचर। तो यहाँ पे TU को अंडरलाइन करना है। फीचर यानी नैन नक्श या विशेषता। अगला शब्द है आर्चरी, ARCHERY। तो यहाँ पे CH को अंडरलाइन करेंगे, ये च साउंड दे रहा है। आर्चरी यानी तीरंदाजी, तीर चलाना। नेक्स्ट है पिक्चर, PICTURE। यहाँ पे फिर से हम TU को अंडरलाइन करेंगे। अगला है रीचिंग, REACHING।
ING, तो CH पे अंडरलाइन करिए, रीचिंग यानी पहुंच रहा है। नेक्स्ट है नेचर, इसमें TU को अंडरलाइन कीजिए, नेचर यानी प्रकृति। नेक्स्ट है मैचेस, MATCHES, इसमें CH को अंडरलाइन करेंगे। अगला है रिचेस, RICHES, इसमें भी CH को अंडरलाइन करेंगे यानी दौलत। नेक्स्ट है बैच, BATCH, इसमें CH को करेंगे। नेक्स्ट है चर्च, CHURCH, इसमें दो जगह च साउंड आ रहा है, स्टार्टिंग का CH और एंड में भी CH, इन दोनों को अंडरलाइन कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं स्पीकिंग पे। Do you think Mr. Jessler was a failure as a bootmaker or as a competitive businessman? आपको क्या लगता है मिस्टर जेस्लर जो थे वो बूटमेकर या फिर एक बिजनेसमैन के तौर पर, दोनों में से किस में वो असफल या फेलियर रहे? चलिए इसका आंसर हम देते हैं। I don't think Mr. Jessler was a failure as a bootmaker. Full stop. In fact, he was the best bootmaker in whole of London. Full stop. He used the best leather to make those boots. Full stop. His boots were of good quality and lasted long. Full stop. They were also a perfect fit. Full stop. However, Mr. Jessler did not believe in publicity of his work. Full stop. He also made boots only on order and worked on them all by himself. Full stop. As a result, he could not deliver the orders on time. Full stop. Due to this, he lost many clients to big firms who invested a lot in advertising. Full stop. तो हमने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता मिस्टर जेस्लर बूट मेकर के तौर पर असफल रहे या फेलियर थे, क्योंकि वो लंदन के सबसे अच्छे बूट मेकर थे। वो सबसे बढ़िया चमड़े का इस्तेमाल करते थे, उनके बूट्स जो थे वो अच्छी क्वालिटी के होते थे और देर तक चलते थे और हमेशा अच्छे से फिट होते थे। पर वो पब्लिसिटी में विश्वास नहीं करते थे, वो ऑर्डर पे ही जूते बनाते थे और उन पे अकेले ही काम करते थे और इस वजह से ऑर्डर्स को वो टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से उनके जो ग्राहक थे वो बड़ी कंपनियों से जूते लेने लगे, जो कि एडवर्टाइजिंग पे, पब्लिसिटी पे काफ़ी खर्चा करती थी। चलिए अब अगले उस पे आते हैं, क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल? आपको क्या लगता है ये जो टाइटल क्वालिटी या गुणवत्ता रखा गया है, इसका क्या महत्व है? टू whom और टू what does it refer? ये किसको रेफर कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? चलिए इसका हम आंसर देते हैं।
Mr. Jessler always gave preference to quality of work over publicity. Full stop. The boots made by him were of best quality and lasted for a long time. Full stop. They were always a perfect fit. Full stop. Hence, comma, the title signifies quality of his product, comma, material and most of all his work. Full stop. हमने बताया कि मिस्टर जेस्लर जो थे वो हमेशा गुणवत्ता को प्राथमिकता देते थे बजाय पब्लिसिटी के। जो जूते वो बनाते थे वो सबसे बढ़िया क्वालिटी के होते थे और काफ़ी लंबा चलते थे और हमेशा ग्राहकों को बिल्कुल फिट आते थे। इसलिए जो ये टाइटल है गुणवत्ता, वो उनके प्रोडक्ट और वो जो उसको बनाने के लिए मटेरियल यूज़ करते थे, चमड़ा वगैरह, उसके लिए और सबसे ज़्यादा उनके काम के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगला भाग का आंसर देते हैं। द टाइटल रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ मिस्टर जेस्लर्स क्राफ्ट एंड ऑल्सो टू द बूट्स मेड बाय हिम। फुल स्टॉप। ये जो टाइटल है गुणवत्ता, ये मिस्टर जेस्लर और उनके बनाए गए जूतों दोनों को ही रेफर करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नोटिस द वे मिस्टर जेस्लर स्पीक्स इंग्लिश। His English is influenced by his mother tongue. He speaks English with an accent. यहाँ पे बताया गया है कि मिस्टर जेस्लर जो हैं जब अंग्रेज़ी बोलते हैं तो वो उनकी मातृभाषा से प्रभावित है और वो उसको जर्मन एक्सेंट में बोलते हैं। When Mr. Jessler speaks, PTK sounds like BDG. जब वो पी बोलते हैं तो वो बी जैसा लगता है, हमने देखा था वो पीस को बीस बोलते हैं। टी जो है वो डी जैसा साउंड करता है और के जी जैसा साउंड करता है। कैन यू से दीज वर्ड्स एज मिस्टर जेस्लर वुड से देम। तो ये नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, क्या आप इनको मिस्टर जेस्लर की तरह ही जर्मन एक्सेंट में बोल के बता सकते हैं। जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको मैं पढ़ देती हूँ, फिर उनको हम जर्मन उसमें करेंगे। इट कम्स एंड नेवर स्टॉप्स। मिस्टर जेस्लर इसको कैसे बोलेंगे? इट कम्स एंड नेवर स्टॉप्स। नेक्स्ट है डज इट बॉदर मी। इसका होगा डज इट बॉदर मी। नेक्स्ट है नॉट एट ऑल। ये होगा नॉट एट ऑल। फिर है आस्क माई ब्रदर प्लीज। आस्क माई ब्रदर प्लीज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीक टू 5 adults in your neighborhood. अपने पड़ोस में 5 बड़े लोगों से बातचीत करो। आस्क देम द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन एनी लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल इन। नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, वो उनसे पूछो जिस भी भाषा में वो सहज महसूस करते हों। देन कम बैक एंड शेयर योर फाइंडिंग्स विद द क्लास। उसके बाद जो भी उनसे बातचीत हुई है और जो भी कंक्लूजन निकला है, जो भी फाइंडिंग्स निकली है, वो अपने क्लास में आके बताओ। पहला जो क्वेश्चन है वो है डू दे बाय देयर प्रोविजंस पैक्ड इन प्लास्टिक पैकेट्स
at a big store or loose from a smaller store near their house. तो वो जो किराना का सामान वगैरह खरीदते हैं, क्या वो उसे प्लास्टिक पैकेट में और बड़े स्टोर से खरीदते हैं, या फिर जो पैक्ड सामान आता है ना, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टोर्स में सामान जो होता है वो ऑलरेडी पैक्ड होता है, उसकी जो मात्रा है कितनी 1 किलो का है, आधा किलो का है, वो भी लिखा हुआ रहता है ना। तो वो पैक्ड सामान होता है। तो क्या वो पैक्ड सामान खरीदते हैं या फिर अपने पास की छोटी सी दुकान से वो खुला सामान लेते हैं? इसका आंसर हम देते हैं, I spoke to 5 adults in my neighborhood and found out that only 2 of them buy their provisions packed in plastic packaging from a big store. Full stop. 3 of them answered that they get their provisions from the grocery stores near their houses. Full stop. अगला है, where do they buy their footwear? वो अपने जूते कहाँ से खरीदते हैं? Do they buy branded footwear or footwear made locally? क्या वो ब्रांडेड होते हैं या फिर जो लोकल मेड होता है? What reasons do they have for their preference? और ऐसा करने का वो क्या कारण बताते हैं? तो आप लिखेंगे, after speaking to 5 adults, I found out that all of them bought branded footwear. Full stop. The reason for their preference is that they believe branded products are of better quality and last longer. Next है, do they buy ready-made clothes or buy cloth and get their clothes stitched by a tailor? Which do they think is better? क्या वो बने बनाए कपड़े खरीदते हैं या फिर कपड़ा खरीदकर टेलर से स्टिच करवाते हैं, और दोनों में से क्या उन्हें बेहतर लगता है? इसका जवाब हम देंगे, all of them said they buy both. Full stop. They mostly bought ready-made clothes, but sometimes also bought cloth and got it stitched by a tailor. Full stop. According to them, the ready-made clothes were better because they were more fashionable and trendy. Full stop. Buying a cloth and getting it stitched by a tailor is time consuming. Full stop. तो उन सभी लोगों ने बताया कि वो दोनों ही करते हैं, वो रेडीमेड कपड़े भी खरीदते हैं और टेलर से भी सिलवाते हैं,
लेकिन उन सभी को लगता था कि रेडीमेड कपड़े जो हैं वो बेहतर हैं क्योंकि वो फैशनेबल होते हैं, और जो कपड़ा लेके टेलर से सिलवाने वाला जो काम है उसमें काफ़ी समय खर्च होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। लुक एट द पिक्चर, यहाँ नीचे चित्र दिए हुए हैं, आपको उन्हें देखना है। एक तरफ एक लड़का है अजीत, वो कह रहा है आई हैव डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। वो विदेश जाके आगे की पढ़ाई करना चाहता है। और दूसरी तरफ ये एक लड़की है अनीसा जो कह रही है हैव यू, आई डोंट थिंक आई विल एवर डू दैट, आई लव माई कंट्री। तो वो उससे बोलती है कि अच्छा तुम ऐसा करना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कभी भी ऐसा कर पाऊंगी क्योंकि मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। लेट पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स टॉक टू ईच अदर अबाउट लीविंग द कंट्री। वन स्टूडेंट रिपीट्स अजीत's statement, the other gives a reason for not agreeing with Ajit. The sentence openings given below should be used. अब वो कह रहे हैं कि कुछ जोड़े बनाने हैं, उसमें से एक जो है वो अजीत बनेगा और दूसरा जो है वो उससे असहमति जाहिर करेगा। अजीत बाहर जाके पढ़ना चाहेगा और दूसरा साथी जो है वो उससे अपनी असहमति जताएगा। और नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उन्हीं से हमें स्टार्ट करना है। पहला वाक्य है इफ़ आई लीव दिस कंट्री आई विल मिस। अगर मैंने ये देश छोड़ा तो मैं क्या मिस करूँगा? आई विल मिस माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं अपने दोस्त और अपने परिवार को मिस करूँगा। अगला सेंटेंस है देयर आर सम थिंग्स विच यू कैन गेट ओनली हियर। फॉर एग्जाम्पल, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ यहीं मिल सकती हैं। उदाहरण के लिए साइकिल रिक्शा एंड पानी पूरी। अगला है देयर आर सम स्पेशल डेज आई विल मिस पर्टिकुलरली। तो कुछ ऐसे विशेष दिन होंगे उनको भी मैं मिस करूँगा, खास तौर पे इसका आंसर हम दे सकते हैं पर्टिकुलरली द फेस्टिवल्स। त्योहारों को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा या करूँगी। मोस्ट ऑफ ऑल आई विल मिस डैश बिकॉज डैश। सबसे ज़्यादा मैं मिस करूँगी मोस्ट ऑफ ऑल आई विल मिस माई होम। मैं अपने घर को सबसे ज़्यादा मिस करूँगी बिकॉज इट्स वेयर आई ग्रू अप, क्योंकि वहीं मैं बड़ी हुई। I think it's impossible for me to leave my country because कि मुझे लगता है मेरे लिए ये देश छोड़ना लगभग असंभव है because I can't live without my family, क्योंकि मैं अपने परिवार के बगैर नहीं रह सकती। How can you leave your own country except when कि तुम अपने खुद के देश को कैसे छोड़ सकते हो सिवाय एक्सेप्ट व्हेन फेस्ड विद अ लाइफ थ्रेट। जब तक कि आपको आपके जीवन को कोई खतरा ना हो तब तक आप अपने देश को कैसे छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है डिपेंड्स ऑन वंस इंटेंशन। ये आपकी खुद की नीयत पे भी निर्भर करता है। आई कांट लीव फॉर गुड बिकॉज कि मैं तो ये छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि दिस इज द प्लेस आई बिलोंग टू, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ कि मैं हूँ। लास्ट है मे बी फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, कि हाँ ये ज़रूर हो सकता है कुछ सालों के लिए।
I can live abroad, but I will always come back to my country. कि हाँ, ये हो सकता है कि कुछ सालों के लिए मैं विदेश चले जाऊं, लेकिन हमेशा मैं वापस अपने देश ही लौटूंगी. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, राइटिंग पे आते हैं. बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट अ स्टोरी. नीचे कुछ ये पॉइंट्स दे रखे हैं और इनके अनुसार हमें एक कहानी बनानी है. तो ये पॉइंट्स पहले मैं पढ़ देती हूँ. योर आंट हैज़ गॉन टू हर मदर्स हाउस. आपकी आंट जो हैं वो अपनी माँ के घर गई हुई हैं. दूसरा पॉइंट है योर अंकल डज हिज कुकिंग. अंकल जो हैं वो खाना वाना बना रहे हैं. ही इज़ एब्सेंट माइंडेड. वो थोड़े से भुलक्कड़ किस्म के हैं. ही पुट्स वेजिटेबल्स ऑन द स्टोव. वो सब्जी बनने के लिए स्टोव पे रखते हैं. ही बिगिन्स टू क्लीन हिज बाइसाइकिल आउटसाइड. और फिर बाहर जाकर अपनी साइकिल साफ करने लगते हैं. द नेबर कॉल्स आउट सेइंग समथिंग इज बर्निंग. तभी पड़ोसी जो हैं वो बताते हैं कि भाई कुछ जल रहा है. योर अंकल रशेस टू द किचन. और अंकल जो हैं वो भाग के किचन में जाते हैं. टू सेव वेजिटेबल्स ही पुट सम ऑयल ऑन देम. सब्जी को बचाने के लिए वो थोड़ा सा तेल उसमें डालते हैं. अनफॉर्चुनेटली इट्स मशीन ऑयल नॉट कुकिंग ऑयल. लेकिन बदकिस्मती से वो मशीन ऑयल होता है, खाना पकाने वाला तेल नहीं होता, क्योंकि वो साइकिल साफ कर रहे होते हैं तो मशीन का तेल गलती से डाल देते हैं. What do you think happens to the vegetables? तो आपको क्या लगता है उन सब्जियों का क्या हाल हुआ होगा? Begin like this. Last month my aunt decided to visit her parents. तो आपको शुरुआत इस तरीके से करनी है कि पिछले महीने मेरी आंट ने निर्णय लिया कि वो कुछ दिन अपने पेरेंट्स के पास रहेंगे. चलिए शुरू करते हैं. Last month my aunt decided to visit her parents for a few days. She suggested that my uncle orders food from outside. But my uncle assured her that he will take care of everything. Soon my aunt left. My uncle did his cooking and also managed other chores. Next day was Sunday. I called my uncle, who invited me to his house. He said he will cook a delicious meal for me. My uncle decided to make a nice vegetable curry for lunch. He washed and cut the vegetables and put them on stove. As the curry was getting cooked, he thought to utilize this time. So he went outside and began to clean and oil his bicycle. My uncle is quite absent-minded, so in a while he forgot that he had kept curry on the stove. After some time, his neighbor called out saying something is burning. So my uncle rushed to the kitchen. He removed the lid from the pan, and in order to save the vegetables, he poured some oil from the bottle he was holding in his hand. Unfortunately, it was machine oil and not the cooking oil. In a haste, my uncle did not realize this. As soon as the oil hit the hot pan, it
flamed. Seeing this, my uncle freaked out. He quickly turned off the stove and tried to put off the flames using a ladle. Then he put the pan under the running water and somehow managed to douse the flame. When I entered his house, an awful smell welcomed me. On asking, my uncle narrated the entire incident and we both started laughing. Finally, we had to order food from outside. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कहानी. मैं हिंदी में भी आपको समझा देती हूँ. मेरी आंट कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाने का निर्णय करती हैं. वो अंकल से कहती हैं कि वो बाहर से खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन मेरे अंकल जो हैं उन्हें बोलते हैं कि वो सब कुछ अपने आप मैनेज कर लेंगे. वो कुकिंग करते हैं, घर के बाकी काम भी करते हैं. एक संडे मैं उन्हें कॉल करता हूँ तो अंकल मुझे अपने घर पे आने का निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि वो मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाएंगे. अंकल डिसाइड करते हैं कि वो अच्छी सी सब्ज़ी बनाएंगे, एक वेजिटेबल करी बनाएंगे. तो वो सब्ज़ी को स्टोव पे रखते हैं और क्योंकि उसको बनने में टाइम था तो उन्होंने सोचा कि इस टाइम का उपयोग कर सकते हैं वो. तो वो बाहर गए और अपनी साइकिल को साफ करने लगे. वो थोड़े भुलक्कड़ किस्म के हैं तो थोड़ी देर में वो भूल गए कि उन्होंने सब्ज़ी रखी हुई है. थोड़ी देर बाद पड़ोसी ने आवाज़ लगाई कि आपकी रसोई में कुछ जल रहा है. अंकल रसोई में जाते हैं और देखते हैं कि सब्ज़ी जो है वो जल रही है. तो उसको बचाने के लिए वो थोड़ा सा तेल उसमें डालते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो मशीन ऑयल होता है जो उनके हाथ में होता है और जल्दबाजी में वो भूल जाते हैं कि वो मशीन ऑयल डाल रहे हैं, ना कि कुकिंग ऑयल. और जैसे ही वो तेल जो है वो गरम पैन में गिरता है, एकदम से उसमें आग लग जाती है. तो वो उसको करछी के मदद से आग को बुझाने की कोशिश करते हैं. स्टोव को पहले बंद करते हैं, फिर किसी तरीके से पैन को वो पानी के नीचे रखते हैं और किसी तरीके से वो आग बुझती है. और मैं जब उनके घर में दाखिल होता हूँ तो एकदम एक अजीब सी बदबू मेरा स्वागत करती है. जब मैं पूछता हूँ तो अंकल मुझे पूरी बात बताते हैं और हम लोग हंसने लगते हैं और आखिरकार हमें बाहर से ही खाना मंगवाना पड़ता है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन में. स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एक कविता जिसका शीर्षक है ट्रीज. और पढ़ने से पहले आप बताइए कि आपको कौन कौन से पेड़ों के नाम पता है. आपने देखा होगा नीम का पेड़ होता है, बरगद, पीपल, अशोका, कितने ही सारे पेड़ हैं. और पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? पेड़ों से हमें छाया मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है. न जाने कितनी ही चीज़ें पेड़ों की वजह से हमें मिलती हैं. तो आइए चलिए हम ये कविता पढ़ते हैं. Trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree houses in, trees are to swing swings on. तो वो बोल रहे हैं चिड़ियों के लिए पेड़ हैं, बच्चों के लिए पेड़ हैं, पेड़ों पे ट्री हाउस बनाते हैं,
पेड़ों पे झूला झूला जाता है। Trees are for the wind to blow through. Trees are to hide behind and hide and seek. Trees are to have tea parties under. Trees are for kites to get caught in. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हवा भी इनसे आती है, और जब हम हाइड एंड सीक यानी लुका छुपी खेलते हैं तो पेड़ों के पीछे ही छुपते हैं। पेड़ों के नीचे टी पार्टी होती है, पेड़ों में ही पतंगे फंसती हैं। Trees are to make cool shade in summer. Trees are to make no shade in winter. गर्मियों में पेड़ छाया देते हैं और सर्दियों में छाया की ज़रूरत नहीं होती। Trees are for apples to grow on and pears. Trees are to chop down and call timber. तो पेड़ों पे सेब और नाशपाती लगती हैं और पेड़ों से लकड़ी मिलती है जिनको टिम्बर करके हम उनको चिल्लाते हैं। टिम्बर यानी लकड़ी। Trees make mothers say what a lovely picture to paint. पेड़ देख के माँ कहती है कि वाह, इसका कितनी बढ़िया चित्र बनेगा। Trees make fathers say what a lot of leaves to rake this fall. और पेड़ों को देख के फादर कहते हैं कि इस पतझड़ में न जाने कितनी पत्तियों को उठाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोएम ट्रीज, जिसको लिखा है शर्ली बावर ने। चलिए अब वर्किंग विद द पोएम पे आते हैं। What are the games or human activities which use trees or in which trees also participate? ऐसे कौन से खेल या गतिविधियाँ हैं, इंसानी गतिविधियाँ, जिसमें पेड़ों का इस्तेमाल होता है या पेड़ भी भाग लेते हैं? चलिए इसका आंसर हम लिख लेते हैं। There are many games and activities in which humans use trees. They are to get fruits, flowers, wood, to make tree houses, to get shade during the summer, to swing swings, to play hide and seek, etc. Full stop. तो इंसान जो है वो पेड़ों को कई खेल और गतिविधियों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेड़ों से वो फल, फूल और लकड़ी लेते हैं, पेड़ों पे ट्री हाउस बनाते हैं, गर्मियों में पेड़ों से छांव लेते हैं, फिर झूले डालते हैं, लुका छुपी के दौरान पेड़ों के पीछे छुपते हैं। इस प्रकार की कई गतिविधियों में पेड़ का उपयोग किया जाता है। अगला है ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। व्हाट डज दिस मीन? ये जो लाइन है पोएम में कि सर्दियों में पेड़ छाया नहीं देते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? This line indicates that in winters we don't use trees to get shade. Rather, we use their wood to build fire in order to keep ourselves warm. Full stop. अब क्वेश्चन 2 का ही सेकेंड पार्ट है। Trees are for apples to grow on or pears. Do you agree that one purpose
of a tree is to have fruits on it, or do you think this line is humorous? तो ये जो लाइन है कि पेड़ों पे एप्पल्स ग्रो होते हैं या फिर नाशपाती, तो आपको लगता है कि पेड़ों का एक जो उपयोग है वो उन पे फल होना है, या आपको ये लाइन थोड़ी सी फनी लग रही है? इसका आंसर है yes, I agree that one purpose of a tree is to have fruit on it. But apart from this, there are so many things that we get from trees, be it flowers, wood, medicine, shade, etc. Next is with the help of your partner, try to rewrite some lines in the poem or add new ones of your own as in the following examples. इसमें कहा गया है कि पोएम में दी गई कुछ लाइंस को या तो आप दोबारा से लिखिए या फिर कुछ नई लाइंस आप उसमें जोड़िए। कुछ उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट्स इन। जैसे पोएम में लाइन थी ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, तो यहाँ पे उसमें आगे ऐड किया है जिसमें वो घोंसला बना सके। फिर है ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर। ट्रीज लोगों के लिए हैं ताकि वो पेड़ों के नीचे बैठ सके। चलिए हम भी कुछ लाइंस लिखते हैं। पहली है ट्रीज आर फॉर आफ्टरनून नैप्स। पेड़ जो है वो दोपहर की नींद के लिए है। ट्रीज आर टू हैव पिकनिक्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। पेड़ जो है वो पिकनिक मनाने के लिए है अपने परिवार और दोस्तों के साथ। फिर ट्रीज ग्रो फ्रूट्स दैट फिल आवर हंग्री स्टमक। तो पेड़ जो है वो फल उगाते हैं जिनसे हमारा भूखा पेट भरता है। तो ये थी हमारी कुछ लाइंस। आप अपनी पसंद से भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। नाउ ट्राई टू कंपोज अ सिमिलर पोएम अबाउट वाटर और एयर। अब ऐसे ही जैसे ऊपर कविता थी ट्रीज के ऊपर, वैसे ही आप पानी या फिर हवा के ऊपर पोएम लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, वो हम देख लेते हैं। वाटर इज़ फॉर ब्रुक्स एंड rivers. Water is for the mighty ocean. Water is for little bird. Water is for cattle herd. Water makes the flowers bloom. Water is used to clean our room. Water is for you and me. Water is life. So save water and be happy. पानी झरनों और नदियों के लिए है, पानी विशाल समुद्र के लिए है, पानी छोटी चिड़िया के लिए है, तो पानी गायों के झुंड के लिए भी है। पानी से फूल खिलते हैं, पानी से हम अपने कमरे साफ करते हैं,
पानी तुम्हारे और मेरे लिए है, पानी जीवन है, पानी बचाओ और खुश रहो। तो ये हो गई हमारी अपनी एक कविता। अब यहाँ पे लास्ट में व्हाट आर मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। मैनग्रोव इज द नेम कॉमनली यूज्ड फॉर varieties of shrubs or trees growing in the muddy swamps of tropical coasts and estuaries. Mangroves produce tangled roots that grow above the ground. They produce new trunks and thus rapidly form a dense growth. Mangrove timber is impervious to water and is resistant to marine worms. यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है। ये जो है ये समुद्र तट या नदी का जो मुहाना होता है। एस्चुरीज क्या होता है? नदी का मुहाना, यानी वो जगह जहाँ से नदी समुद्र में मिलती है। तो वहाँ पे जो दलदल या कीचड़ होता है उसमें उगने वाले जो पेड़ और झाड़ियाँ होती हैं उनको मैनग्रोव का नाम दिया जाता है। अब इसमें जो इन पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के ऊपर होती हैं और इनसे बहुत जल्दी जल्दी तने निकलते हैं और तेज़ी से बढ़ते हैं, जिनसे एक घना जंगल बन जाता है। इन पेड़ों की जो लकड़ी होती है वो पानी में ख़राब नहीं होती, यानी पानी का उस पर कोई असर नहीं होता और उस पर जो पानी में होने वाले कीड़े हैं वो भी उस लकड़ी को नष्ट नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन जिसमें हमने मिस्टर जेस्लर की स्टोरी पढ़ी थी, क्वालिटी, एक पोएम पढ़ी और हमने भी पोएम बनाई। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।